आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हिसार। और एग्जाम की दृष्टि से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर पॉइंट डिटेल से जानेंगे। इस कदर जानेंगे कि कोई चीज़ बचेगी नहीं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिसार और हमारे पढ़ने का वही सीक्वेंस रहेगा कि हम नाम से स्टार्ट करेंगे और फिर हर चीज़ पढ़ेंगे कि वहाँ पे तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है, उसका इतिहास क्या है, क्योंकि पीछे जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं सबका इतिहास सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर किसी का इतिहास कुछ है नहीं तो उसका पढ़ा नहीं है, अन्यथा अगर किसी का इतिहास है तो वो सारा कुछ हमने पढ़ा है। वहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल मिलते हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, फसलें कौन कौन सी होती हैं, सिंचाई किसके द्वारा की जाती है और वहाँ की प्रसिद्ध पर्सनालिटीज कौन कौन है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिसार। अगर नाम की बात की जाए, नामकरण की बात की जाए कि हिसार का नाम हिसार क्यों पड़ा, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हिसार जो शब्द है ये फारसी का शब्द है। हिसार शब्द है फारसी का। हिसार शब्द फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। तो इस किले की वजह से इसका नाम हिसार पड़ा है, क्योंकि अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया और यहाँ पर उसने एक किला बनाया था जिसका नाम उसने हिसार फिरोजा रखा था और उस हिसार फिरोजा के ऊपर ही इस जगह का नाम हिसार फिरोजा पड़ा था और बहुत लंबे टाइम तक इसका नाम हिसार फिरोजा रहा और बाद में फिर इसके नाम से फिरोजा हटाया गया, खाली हिसार इसको रखा गया। और ये काम मुगल बादशाह अकबर ने किया था। बात करते हैं संस्थापक की बात की जाए तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बसाया था और इसका नाम रखा था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा इसका नाम रखा था और यहां पे उसने एक किला बनाया था। किला बनाया था, इसका नाम भी हिसार ए फिरोजा था क्योंकि हिसार का अर्थ ही होता है किला। तो इस किले का नाम हिसार फिरोजा, इसी के ऊपर, इसी किले के नाम के ऊपर ही इस जगह का नाम हिसार फिरोजा पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि जो ये किला है इसके निर्माण के टाइम पे इसमें 4 गेट थे और अगर इस किले की बात की जाए इस किले में 4 गेट हैं। सबसे पहले नागौरी गेट, जो दिल्ली गेट है ये दिल्ली की तरफ है इसलिए इसका नाम दिल्ली गेट रखा था।
एक नागौरी गेट है, एक दिल्ली गेट है, एक इसका तलाकी गेट है, तलाकी गेट है, और एक मोरी गेट है। तो ये गेट भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की यहाँ पर कि हिसार का नाम हिसार क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक किला बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में, और उसका नाम हिसार फिरोजा इसने रखा था। तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम भी हिसार फिरोजा पड़ा। और हिसार जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। तो इसी के नाम पर इस जगह का नाम हिसार पड़ा था। और बाद में एक चीज और याद रखनी है कि यही लिख लेते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस हिसार के साथ से फिरोजा शब्द किसने हटाया था, मुगल बादशाह अकबर ने इसके सामने से फिरोजा शब्द हटाने का काम किया था। मुगल बादशाह अकबर ने इसके सामने फिरोज शब्द हटाया था। इसके पीछे से फिरोज शब्द हटाया था और इसका नाम खाली हिसार किया था। अब हम बात करते हैं कि जो हिसार है इसका पुराना नाम क्या है। बात करें इसके पुराने नाम की, पुराने नाम की अगर बात की जाए तो इसका पुराना नाम, इसके दो पुराने नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है इसुकार। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये नाम कहाँ मिलता है तो ये हमें याद रखना है कि ये अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में मिलता है और ये पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखी गई है। हरियाणा की मोस्टली जगहों का नाम इस बुक से मिलता है। तो एक तो इसका नाम इसुकार है और दूसरा हमने अभी पढ़ा हिसार फिरोजा। हिसार फिरोजा इसका नाम है। तो ये दो इसके पुराने नाम हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। उपनाम की अगर बात की जाए तो एक तो इसको स्टील सिटी या फिर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसको मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं। इस्पात नगरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर काम किया जाता है इसका, इसलिए इसको इस्पात नगरी कहते हैं। उसके अलावा इसको जिंदल नगरी भी कहते हैं। स्टील सिटी, इस्पात सिटी, जिंदल नगरी, मैग्नेट सिटी। तो यह है इसके उपनाम जिनसे हम इनको जानते हैं। उपनाम मतलब वो नाम जिनको हिसार के अलावा जिन नामों से जाना जाता है वो नाम। अब बात करते हैं हम इसके गठन की कि इसका गठन कब हुआ था। गठन की बात की जाए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इसका गठन किया था 1861 में। गठन की अगर बात की जाए तो इसके गठन की हम दो डेट पढ़ेंगे।
पहली बार इसे 1861 में जिले के रूप में या फिर जिले का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ पर हरियाणा पे 1803 के आते आते अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था, तो 1861 में इसको जिला बनाने का काम किया था। उसके अलावा अगर हरियाणा में गठन की बात की जाए, हरियाणा में इसका गठन हरियाणा के साथ ही हुआ था 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। तो ये हरियाणा के साथ ही बना था। दूसरी बात अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गठन के समय ये सबसे बड़ा राज्य था, जिला था। गठन के समय हिसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन आज भी ये हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा जिला हिसार है। तो वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा जिला हिसार है, और जब गठन हुआ था तो गठन के समय यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। अब हम बात करते हैं, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो इसके क्षेत्रफल भी हमें दो देखने होंगे, क्योंकि एक तो वो जब इसका गठन हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था, फिर पहली बार ये जिला बना था। गठन के समय क्षेत्रफल की बात की जाए तो गठन के समय इसका क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर, 13,891 वर्ग किलोमीटर था। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भी इसका एरिया कुछ कम नहीं है। वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हिसार दूसरे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी हिसार दूसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या इसकी 17.44 लाख के समथिंग थी। क्योंकि 17,43,931 ऐसी इसकी जनसंख्या थी, तो 17,44,000 के लमसम इसकी जनसंख्या थी, और ये जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के समय। अब बात की जाए तो ये एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र जिला जो जनसंख्या में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो वो है हिसार। ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ही हिसार दूसरे नंबर पे आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों चीजों में ही दूसरे नंबर पे है। उसके अलावा बात करें तो इसकी जो जनसंख्या है वो एक देश के बराबर है, और उस देश का नाम है, ये लिख लेते हैं, गाम्बिया।
गाम्बिया देश के बराबर इसकी जनसंख्या है। अकेले हिसार की जनसंख्या गाम्बिया देश के बराबर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस मंडल में आता है। तो हिसार खुद एक मंडल है। हिसार मंडल में ये आता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि हिसार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो हिसार में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हिसार, फतेहाबाद है, हिसार, फतेहाबाद, जींद और एक है सिरसा। हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। हिसार, एक चीज और याद रखनी है कि हिसार हरियाणा का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बने हैं। सबसे अधिक जिले जिससे कटकर बने हैं वो है हिसार। हिसार से 3 डिस्ट्रिक्ट कट करके बने हैं। अब हम बात करते हैं, ये बात कर ली हमने इसके मंडल की। अब मंडल की बात करें तो हिसार जो मंडल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल है, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल तो वह हिसार है। उसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा मंडल हिसार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल तो वो भी हिसार है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व तो जिस मंडल का सबसे कम है वो कौन सा मंडल है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंडल भी हिसार मंडल ही है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो वो हिसार मंडल का है। हिसार मंडल का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे हमने गठन पढ़ा और गठन के समय क्षेत्रफल कितना था और आज के टाइम पे कितना है। उसके अलावा इसकी जनसंख्या कितनी है, एक देश के बराबर इसकी जनसंख्या है, वो है गाम्बिया देश। उसके अलावा यहाँ पे मंडल किस मंडल में आता है, इस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। उसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा मंडल है और एरिया की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा मंडल है। उसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल भी यही है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मंडल भी यही है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन सी उप तहसील हैं और यहाँ पे कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तहसील की। तो यहाँ पे 6 तहसीलें हैं। तहसील की बात की जाए तो यहां पे 6 तहसीलें हैं। सबसे पहले तो हिसार खुद एक तहसील है। हिसार, हांसी, बास, बरवाड़ा, नारनौद और आदमपुर।
नारनौल और आदमपुर। ये 6 यहाँ पे तहसीलें हैं। और अगर उप तहसील की बात की जाए तो यहाँ पे 3 उप तहसीलें हैं। उप तहसील की बात की जाए तो उप तहसील यहाँ पे 3 है। अगर उप तहसील की बात की जाए तो उप तहसील यहाँ पे 3 है, उकलाना, बालसमुंद और खेड़ी। उकलाना, बालसमुंद और खेड़ी, ये यहाँ पे उप तहसीलें हैं। अब हम बात करते हैं विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हिसार में ही हैं। विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 तो ये तहसीलें ही हैं। जो 5 तहसीलें हैं वो ही इसकी विधानसभा सीटें हैं। उसके अलावा पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हिसार, हांसी, बरवाड़ा, नारनौल, आदमपुर, उकलाना और एक है नलवा। तो ये 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक विधानसभा सीट किस जिले में है तो हिसार है, क्योंकि हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं और किसी में 7 विधानसभा सीटें हैं नहीं। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं। यहाँ पे 6 तहसीलें हैं, 3 उप तहसील हैं। उसके अलावा यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों के साथ ही ये हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला बनता है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति के बारे में हम सारे पॉइंट डिटेल से जानेंगे। किस किस के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा प्रदेश के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, किसी और के साथ करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले बात की जाए तो ये हरियाणा के, इसका कुछ इलाका हरियाणा के पश्चिम में पड़ता है और कुछ दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम में ये लोकेटेड है। अब अगर बात की जाए तो ये सीमा किन किन के साथ बनाता है, तो हरियाणा प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सीमा की बात करते हैं हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है।
अगर बात की जाए वो कौन कौन से हैं, तो एक तो फतेहाबाद है, जींद है, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और रोहतक। हरियाणा के इन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है सिर्फ। तो ये इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है। अगर मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है और कुछ इलाके में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। ये हो गई मृदा की बात। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई यहाँ पे 2 नहरों के द्वारा की जाती है। एक तो है भाखड़ा नहर और एक है पश्चिम यमुना नहर, या फिर आप इसी को वेस्टर्न यमुना कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। अगर बात की जाए नदी की, तो नदी वर्तमान में यहाँ कोई नदी मिलती नहीं है। अगर नदी की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पे कोई नदी नहीं है। लेकिन अगर प्राचीन समय की बात की जाए, प्राचीन समय में यहां से एक नदी के अवशेष मिलते हैं और वो है दृश्यवती। क्योंकि आगे हम जाकर के जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इस नदी के अवशेष हमें मिलते हैं। तो प्राचीन समय में यहाँ पे दृश्यवती मिलती है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पे कोई भी ऐसी नदी देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रमुख फसल कौन कौन सी है इसकी। प्रमुख फसल की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं और कपास उगाई जाती है। गेहूं और कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। उसके अलावा अगर खनिज की बात की जाए, तो यहां से सोना खनिज मिलता है। सोना खनिज की बात की जाए तो यहाँ पे सोना खनिज पाया जाता है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ से कौन कौन से एनएच गुजरते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो यहां से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक तो NH9 है और एक NH52 है। ये यहां से गुजरते हैं। तो ये थी इसकी भौगोलिक स्थिति, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ ये कौन सी दिशा में पड़ता है, हरियाणा की किस दिशा में पड़ता है। तो पश्चिम में कुछ इलाका इसका पश्चिम में है और कुछ दक्षिण पश्चिम में है। सीमा की बात की जाए तो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और रोहतक। और राजस्थान के एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है हनुमानगढ़। खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर सोना खनिज पाया जाता है। मृदा यहाँ पर जलोढ़ और मरुस्थलीय दोनों प्रकार की पाई जाती है। सिंचाई की बात की जाए तो यहाँ पे 2 नहरें हैं, एक तो भाखड़ा नहर है और एक पश्चिम यमुना कैनाल है। उसके अलावा वर्तमान में यहाँ नदी कोई नहीं मिलती। लेकिन जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो यहाँ पर दृश्यवती नदी के अवशेष मिलते हैं। प्रमुख फसलें यहाँ पे गेहूं और कपास उगाई जाती है। 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं यहाँ से, एक तो NH9 है और एक NH52 है। ये यहाँ से गुजरते हैं। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। उद्योग यहाँ से बहुत अच्छे उद्योग हैं जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत
इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा उद्योग में हिसार खुद बहुत परिपूर्ण है। तो इसलिए उद्योग की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने नाम से ही देखा, एक तो यहाँ पे मैग्नेट उद्योग है। मैग्नेट उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जिंदल स्टील लिमिटेड है। जिंदल स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हरियाणा में इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। क्योंकि जिंदल स्टील जो है, इसको पहले 1952 में पश्चिम बंगाल में बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1960 में फिर इसको स्थानांतरित करके हिसार में ले आया गया, तो उसके बाद से हिसार में ही है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सूती धागा उद्योग है। यहाँ का सूती धागा उद्योग बहुत फेमस है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यह हमें याद रखना है कि इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये आजादी के बाद हरियाणा में पहली सूती मिल थी। सूती धागा मिल लेते हैं। आजादी के बाद हरियाणा की पहली सूती धागा मिल थी जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा किंग देसी घी उद्योग भी है। हरियाणा की देसी घी उद्योग भी है, और ये देसी घी बहुत ज्यादा फेमस है हरियाणा में। उसके अलावा स्टील और इस्पात उद्योग भी है। स्टील और इस्पात उद्योग है और बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के ये उद्योग यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे 555 बिस्किट बनाई जाती थी। 555 बिस्किट उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ का लोहे के पाइप बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे लोहे के पाइप दो कंपनियां बनाती हैं, और एक तो रविंद्रा पाइप है और दूसरी जिंदल पाइप है। लोहे के पाइप उद्योग, और इसको दो कंपनियां बनाती हैं। एक तो है रविंद्रा कंपनी और एक है जिंदल लिमिटेड। ये भी हमें याद रखना है। उसके अलावा यहाँ से जो सिक्के बनाए जाते हैं, उनका कच्चा मटेरियल जो तैयार किया जाता है, जिन पर बाद में मोहर वगैरह लगाई जाती है, उनका उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है। लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल, कच्चा मटेरियल यही तैयार किया जाता है। ये हिसार में ही है।
तो ये थे यहाँ के फेमस उद्योग जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मैग्नेट उद्योग है, जिंदल लिमिटेड है। उसके अलावा सूती धागा उद्योग है जिसकी स्थापना 1955 में की गई है। और आज़ादी के बाद हरियाणा की पहली सूती मिल यही थी। और हरियाणा की देसी घी उद्योग है। यहाँ पे स्टील, इस्पात, 555 बिस्किट, लोहे के पाइप और कच्चे मटेरियल जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं वो भी यहाँ का बहुत फेमस है। अब हम बात करते हैं इतिहास में, चलते हैं थोड़ा कि इतिहास में इसका क्या क्या रोल हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इतिहास। इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का जो सबसे फेमस स्थान है उसकी बात की जाए तो वो है राखी गढ़ी। और जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन जो स्थल है उनमें है। बात की जाए राखी गढ़ी, ये है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर बात की जाए इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज अलग इंसान ने की थी और इसकी खुदाई अलग इंसान ने करवाई थी। अगर खोज की बात की जाए तो 1763 में सूरज भान ने इसकी खुदाई खोज की थी। खोज की बात की जाए 1963 में सूरज भान ने इसे खोजा था। 1963 में सूरज भान ने इसे खोजा था और 1996 से लेकर के 1999 तक इसकी खुदाई करवाई गई थी। और वो खुदाई किसके नेतृत्व में करवाई गई थी? अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में करवाई गई थी। अगर खुदाई की बात की जाए तो 1996 से 1999 तक खुदाई की गई थी। और किसने करवाई थी? अमरिंदर सिंह ने। अमरिंदर सिंह द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य हमारे लिए देखने को मिले हैं हमें। अगर साक्ष्य की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मानव कंकाल मिला है। मानव कंकाल मिला है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मुर्दे को जलाने की प्रक्रिया नहीं थी, यहाँ पे मुर्दे को दफनाया जाता था। और जब उसको दफनाया जाता था तो उसके सिरहाने, उसके सर की तरफ कुछ मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। सिर की तरफ मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे। ये बहुत है। उसके अलावा यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस मानव कंकाल से एक डीएनए कलेक्ट किया गया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि एकमात्र ऐसी जगह, ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल जहां से मनुष्य का डीएनए कलेक्ट किया गया है वो राखी गढ़ी है। यहां से मनुष्य का डीएनए दिया गया है। और रिसर्च से यह पता चला है कि जो आज के टाइम पे हरियाणवी हैं उन्हीं के पूर्वज थे जो यहाँ बसा करते थे। इनसे ये बात भी पता चलती है। और यहाँ से हमें कुछ और चीजें भी मिली हैं, जैसे
यहां से मुद्रा मिली है, मुद्रा मिली है जिसपे देवी की मूर्ति का चित्र बनाया गया है, देवी की मूर्ति चित्रित की गई है। देवी की मूर्ति चित्रित की गई है। उसके अलावा यहां से अन्नागार के अवशेष भी मिलते हैं, यहां से हमें अन्नागार के अवशेष भी मिलते हैं। और उसके अलावा हमें यहां से अग्नि वेदिका के भी अवशेष मिलते हैं। अन्नागार, वे अग्नि वेदिका, के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें जो प्राचीन स्थल हैं 10 ऐसे स्थलों की दुनिया में सूची बनाई गई है जो भविष्य में लुप्त हो सकते हैं और जिनका लुप्त होने का चांस सबसे ज्यादा है, तो उनमें राखी गढ़ी को भी रखा गया है। भविष्य में लुप्त हो सकता है, इस सूची में राखी गढ़ी को भी रखा गया है। इस सूची में राखी गढ़ी को भी रखा गया है। इसके अलावा 9 और ऐसे स्थल हैं जिनके भविष्य में लुप्त होने का खतरा है। तो ये था इतिहास में राखी गढ़ी, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है और 1963 में सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1996 से 99 तक अमरिंदर सिंह ने के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं जो दफनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वहां पे जलाने की प्रक्रिया नहीं थी, दफनाने की प्रक्रिया है। और उसके सर की तरफ कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए मिले हैं। उसके अलावा यहाँ से मनुष्य का डीएनए लिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि आज के जो हरियाणवी यहाँ बसे हुए हैं इन्हीं के पूर्वज हैं जो यहाँ बसते थे। उसके अलावा यहाँ से मुद्रा मिली है जिसपे देवी की मूर्ति बनी हुई है या फिर छपी हुई है। उसके अलावा अन्नागार और अग्नि वेदिका के भी साक्ष्य मिले हैं और एक रिपोर्ट तैयार की गई है ऐसे 10 स्थलों की जो भविष्य में लुप्त हो सकते हैं, जिनमें राखी गढ़ी को भी रखा गया है। अब हम बात करते हैं अग्रोहा की, क्योंकि अगला जो स्थान है वो है हमारा अग्रोहा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अग्रोहा, अगर अग्रोहा की बात की जाए तो यहां से अग्रगढ़ राज्य के अवशेष मिले हैं। अग्रगढ़ राज्य के अवशेष मिले हैं। यहां से अग्रगढ़ राज्य के अवशेष मिले हैं। उसके अलावा जो अग्रवाल समुदाय है उसकी स्थापना यहीं से बताई जाती है। अग्रवाल समुदाय की स्थापना अग्रोहा से बताई जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईंटों के कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसपे 7 सुर सारे गामा लिखे हुए हैं। सारे गामा पा धानी सा को 7 सुरों से अंकित ईंटों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर ऐसी ईंटें मिली हैं जिन पर 7 सुर लिखे गए हैं और जो
एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अग्रवाह के बारे में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। उसके अलावा अगर बात की जाए, अब हम बात करेंगे सी सवाल सभ्यता की, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चन बचे नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे सी सवाल सभ्यता। सी सवाल सभ्यता अगर बात की जाए तो ये जो सभ्यता है ये हड़प्पा काल से पहले की सभ्यता बताई जाती है। तो याद रखना है, हड़प्पा काल से पहले के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे हड़प्पा काल से पहले के अवशेष मिले हैं। और अगर बात की जाए इसकी खुदाई की, तो इसकी खुदाई 1968 में सूरज भान द्वारा करवाई गई थी। खुदाई की बात की जाए तो 1968 में सूरज भान द्वारा कराई गई। इसकी खुदाई 1968 में सूरज भान के द्वारा करवाई गई है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से अवशेष कौन कौन से मिले हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ मिला है, क्योंकि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं। तो ये जो स्थल है ये चेतांग नदी के किनारे मिला है। नदी के किनारे मिला है। चलो वही अवशेष मिले हैं या फिर नदी के अवशेष मिले हैं, वही बात है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां से चित्रित चूड़ियां मिली हैं। यहां से चित्रित चिड़िया मिली हैं और उसके अलावा यहां से कुछ बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। यहां से हमें मिट्टी के खिलौने भी देखने को मिले हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो यहां से तांबे के हत्थे वाला गंडासा भी मिला है। तांबे के हत्थे वाला गंडासा भी मिला है। तांबे के हत्थे वाला गंडासा भी मिला है। तो ये बात की हमने अग्रवाह की और सीसवाल की। यहाँ से सिर्फ यही चीजें मिलती हैं। उसके अलावा इतिहास की अगर बात की जाए तो हिसार और फतेहाबाद में मौर्य कालीन शासन के भी कुछ अवशेष मिलते हैं। देख लेते हैं। मौर्य कालीन शासन के मौर्यकालीन शासन के अवशेष मिलते हैं। और ये हिसार में फतेहाबाद में देखने को मिलते हैं। तो यह था इसका इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट जो हमने पढ़ा। इसके अलावा अब हम देखेंगे उद्योग धंधे भी हमने देख लिए। क्या क्या देख लिया हमने? नामांकन, पुराना नाम, गठन, तहसील, उद्योग धंधे, इतिहास। अच्छा, ये चीजें हमने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मंदिर कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे पाए जाते हैं।
मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पे विष्णुई मंदिर पाया जाता है। विष्णुई मंदिर पाया जाता है। उसके अलावा आर्य समाज मंदिर पाया जाता है। और ये आर्य समाज मंदिर जो है ये लाला लाजपत राय के समर्थन या फिर सहायता से बनाया गया था। उसके अलावा देवी भवन मंदिर पाया जाता है यहाँ पर। देवी भवन मंदिर पाया जाता है। उसके अलावा दादी गौरी का मंदिर है। दादी गौरी का मंदिर है। और दादी गौरी का मंदिर है और प्राचीन शिव मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर कुंवारी बुआ का मंदिर पाया जाता है। कुंवारी बुआ, कुंवारी बुआ का मंदिर पाया जाता है। कुंवारी बुआ का मंदिर पाया जाता है। उसके अलावा काली माता का मंदिर पाया जाता है यहाँ पर। माता काली का मंदिर पाया जाता है। और ये हांसी में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा माता बनभोरी का मंदिर पाया जाता है। और ये जो मंदिर है ये कुंवारी गांव में है। कुंवारी गांव में। उसके अलावा माता बनभोरी का मंदिर। और ये बनभोरी गांव में। ये बनभोरी गांव में मिलता है। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर श्री श्री 1008 दिगंबर जैन का मंदिर मिलता है। श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर अग्रसेन धाम है। राजा अग्रसेन धाम यहाँ पे मिलता है। और ये अग्रोहा में है। अगर हमसे पूछ ली जाए इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी तो तिलक राज अग्रवाल ने करवाई थी। इसकी स्थापना तिलक राज अग्रवाल ने करवाई थी। और लोगों के लिए इसे 1984 में खोला गया था। लोगों के लिए 1984 में
लोगों के लिए 1984 में इसको खोला गया था। और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये किसको समर्पित है, तो ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। ये देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। तो ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट मंदिर जो हमने पढ़े, और एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो हमने सारे ही पढ़े हैं। विष्णु मंदिर, आर्य समाज मंदिर, देवी भवन, दादी गौरी का मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, कुंवारी बुआ का मंदिर, माता काली का मंदिर, माता भनभौरी का मंदिर, श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, राजा अग्रसेन धाम है यहाँ पर 1976 में बनाया गया था इसको। और ये अग्रोहा में है, तिलक राज अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था 1984 में। इसको लोगों के लिए खोला गया था और देवी महालक्ष्मी को यह समर्पित है। उसके अलावा अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं। मेलों की बात की जाए, सबसे पहले तो यहाँ पे किसान मेला लगता है। किसान मेला लगता है। उसके अलावा राजा अग्रसेन धाम मेला लगता है यहाँ पर। और उसके अलावा बात की जाए, शिवरात्रि का मेला लगता है और कंजला धाम मंदिर मेला। मेला और शिवरात्रि का मेला लगता है। ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट मेले जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अन्यथा उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे शिक्षा संस्थान कौन कौन से हैं। और यहाँ पे जो शिक्षा संस्थान है, ये हिसार जो है वो शिक्षा के मामले में भी बहुत डेवलप है और औद्योगिक धंधों के मामले में भी बहुत डेवलप है। तो यहाँ से जो शिक्षा संस्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा संस्थान हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं शिक्षा व संस्थान की। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर विद्यालय है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको 1995 में बनाया गया था। और इसको भजन लाल के समय में बनाया गया था। भजन लाल के समय में इसको बनाया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ के अगले शिक्षा संस्थान के बारे में। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ बनाया गया है। और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में की गई थी। स्थापना की बात की जाए तो 2 फरवरी 1970 में की गई थी, लेकिन बाद में इसके नाम के साथ एडिशन किया गया था, जिसके साथ में चौधरी चरण सिंह जोड़ा गया था। तो ये भी हम लिख लेंगे।
1991 में, याद रखना है, 1991 में इसके नाम के साथ चौधरी चरण सिंह जोड़ा गया। इसके साथ में चौधरी चरण सिंह जोड़ा गया था। एक चीज इसे यूनिवर्सिटी के बारे में हमें और याद रखनी है, और वो ये है कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया था वो इसी ने लिया था। और हरित क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो उत्पादन है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोग बढ़ रहे हैं, उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो भुखमरी आएगी। तो यहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति करवाई गई थी, और हरित क्रांति में सबसे बड़ा जो योगदान था वो इसी यूनिवर्सिटी ने दिया था। हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान रहा इसी यूनिवर्सिटी का। हरियाणा हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा था। और अगर बात की जाए तो 1970 में इसे धान पर रिसर्च के लिए बनाया गया था। 1970 में धान पे रिसर्च इसी यूनिवर्सिटी ने की थी। और अगर बात की जाए तो धान रिसर्च के लिए इसी को बनाया गया था। अब बात करते हैं अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है लुआस। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस। तो ये जो यूनिवर्सिटी है सबसे पहले इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी कॉलेज के रूप में। सबसे पहले इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी, कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1948 में इसको हिसार स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्नीस सौ 48 में इसे हिसार स्थानांतरित कर दिया गया। आजादी के बाद हमने इसको हिसार स्थानांतरित कर लिया। और उसके बाद अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो 2010 में, ये मैं याद रखना है कि 2010 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। तो 2010 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। ये शिक्षा संस्थान हमने देखे हैं, अभी बहुत सारे शिक्षा संस्थान बचे हुए हैं। उसके अलावा बात करते हैं, यहां पर हरसेक है, हरियाणा स्पेस अनुप्रयोग केंद्र। हरियाणा एप रिसर्च हरसेक है और यह हिसार में है। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र।
हरियाणा अनुप्रयोग हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग। तो ये हिसार में है, हर से इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान है यहाँ पर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान है, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके नाम एक और उपलब्धि है, सबसे ज्यादा क्लोन बनाने का रिकॉर्ड इसी के हाथ है, इसी के पास है, इसी यूनिवर्सिटी के पास है। सबसे ज्यादा क्लोन सबसे ज्यादा क्लोन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो इसी के पास है। उसके अलावा यहाँ पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कब बना था, तो 1968 से 1970 में बना था। उसके अलावा बात की जाए तो यहां पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। अश्व मतलब घोड़ा। अनुसंधान केंद्र, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। और अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि ये कब बना था, तो ये 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई। 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुअर प्रजनन केंद्र है। सुअर प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यहीं पर है। और इसकी पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पर। एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। उसके अलावा यहां पर हिरण उद्यान है।
जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, हिरण उद्यान है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा पशुओं का फार्म है, ये याद रखना है। उद्यान केंद्र है। उसके अलावा यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है। जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये पाबड़ा में है। उसके अलावा हरियाणा का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में है। और इसको शुरुआत में ऊंटों के लिए बनाया गया था। इसको शुरुआत में ऊंटों के लिए बनाया गया था। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1809 में की गई थी। 1809 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर एक आकाशवाणी केंद्र भी है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक आकाशवाणी केंद्र भी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर एक दूरदर्शन केंद्र भी है। दूरदर्शन केंद्र भी है, जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था। और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, 1 नवंबर 2002 को। 1 नवंबर 2002 को की गई थी। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन उस टाइम जो सूचना और प्रसारण मंत्री थी, वो थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, तो इसी ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन ये कुछ ज्यादा दिन हमारे पास रही नहीं और बहुत लंबे टाइम तक ये हमारे पास रहा नहीं। बाद में इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसे हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसको हिसार से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये थे हिसार के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान जिनके बारे में पढ़ा हमने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और लुआस। उसके अलावा बात की जाए हरसेक की, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरसेक की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे लिखा नहीं है। हरसेक की स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी। और इसने पूर्ण रूप से जो काम करना स्टार्ट किया था वो 1989 में इसने पूर्ण रूप से काम करना स्टार्ट किया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र यही है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र यही है, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, सूअर प्रजनन केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग जिसमें खाद वगैरह, यूरिया, इस चीज का इस्तेमाल ना किया जाए।
एग्री इंक्यूबेशन सेंटर यहीं पर है। उसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय है, हिरण उद्यान यही है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म यही है, जिसको पहले ऊंटों के लिए बनाया गया था। और उसके अलावा यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र है और एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था, जिसको बाद में यहाँ से स्थानांतरित करके चंडीगढ़ पहुंचा दिया गया। अब हम देखेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो पर्यटन स्थल भी यहाँ पे काफी सारे हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का जो सबसे फेमस पर्यटन स्थल है ब्लू बर्ड झील और ब्लैक बर्ड झील। ब्लू बर्ड झील, इसकी जो स्थापना है वो 1996 में की गई थी और ये झांसी में है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लैक बर्ड झील है और इसकी जो स्थापना है वो 1999 में की गई है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है। हमने देखा है कि हरियाणा में पक्षियों के नाम पे बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर अमकी का तालाब है। अमकी का तालाब है। यहाँ पर जिंदल टावर है। उसके अलावा यहाँ पर गुजरी का महल है। गुजरी का महल है यहाँ पर। और ऐसा बताया जाता है कि ये गुजरी है जो ये फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका थी और इसने कहा था, जब उसने उससे शादी की थी तो उसने कहा था कि मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती और मैं इस तरह से आपसे शादी नहीं कर सकती। तो फिरोज शाह तुगलक ने उनके लिए वहीं अपने किले में एक महल बनवाया था जिसका नाम पड़ा था गुजरी का महल। इसकी एक खास बात है कि इससे 8 शिलालेख मिले हैं। यहां से 8 शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। ये यहाँ की खास बात है कि यहाँ से 8 शिलालेख मिले हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शेख जुनैद की मजार है यहाँ पर। मजार है। मीठा पीर की दरगाह है यहाँ पर। मीठा पीर की दरगाह है। शेख जुनैद की मजार है। उसके अलावा 4 कुतुब शाह की दरगाह है। चार कुतुब शाह की दरगाह। और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पड़ती है तो ये NH 52 पे पड़ती है और तलवंडी गांव में है। तलवंडी गांव में पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर प्राणपीर बादशाह की मजार है।
रणपीर बादशाह की मज़ार लाठ वाली मस्जिद है। लाठ वाली मस्जिद है। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का किला है। फिरोज शाह तुगलक का किला है। और आगे बात की जाए तो यहां पर बर्बाद किला है। बर्बाद किला है। उसके अलावा यहां पर जहाज कोठी है। ये जो जहाज कोठी है इसको आयरलैंड से आया था वो जॉर्ज थॉमस, उसका निवास स्थान रहा है। आयरलैंड का लुटेरा था जो यहाँ करके उसने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था और उसका निवास स्थान रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार की है जैसे समुद्री जहाज है। तो आज के टाइम पे इसमें एक संग्रहालय चलाया जाता है। आज ये किसी का निवास स्थान नहीं है, यहाँ पर संग्रहालय चलाया जाता है, म्यूजियम चलाया जाता है। उसके अलावा लाला हुकुमचंद जैन पार्क है यहाँ पर, जहाज कोठी म्यूजियम। उसके अलावा यहाँ पर लाला हुकुमचंद जैन पार्क है। लाला हुकुमचंद के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिसने 1857 में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो ये इसकी पार्क है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर हांसी का किला है। यहाँ पर हांसी का किला है। अब इसके बारे में अलग अलग चीजें मिलती हैं। कई किताबों में ये देखने को मिलता है कि इसको पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अनंगपाल ने बनवाया था। इसको अनंगपाल ने बनवाया था अपने गुरु हंसकर के लिए। इसको अनंगपाल ने बनवाया था। अपने गुरु हंसकर के नाम पर। और बाद में राजा द्रुपद ने यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री बना दी। बाद में राजा द्रुपद ने इसे तलवार फैक्ट्री बना दिया। और संस्कृत में तलवार को असी कहते हैं, इसीलिए इसको तलवार का किला या फिर असीगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाने लगा। तलवार किला या फिर असीगढ़ किला, तलवार किला या फिर असीगढ़ किला के नाम से भी इसको जाने जाने लगा। उसके अलावा अब यहां से मेन बात आती है कि 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका विनिर्माण करवाया था। 12वीं सदी में
पृथ्वीराज चौहान ने इसका विनिर्माण करवाया। उसके अलावा 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने भी इसका विनिर्माण करवाया था। 18वीं सदी में जॉर्ज थॉमस ने इसका विनिर्माण करवाया। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने सारी चीजें डिटेल से पढ़ी। और अब यहाँ से सिर्फ एक टॉपिक बचता है और वो है यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी काफी ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे पहले हम किरसना पूनिया को देखेंगे। किरसना पूनिया, जिसका जो संबंध है वो डिस्क थ्रो से है। डिस्क थ्रो से है और ये अग्रोहा से है। डिस्क थ्रो से है और ये अग्रोहा से है। उसके अलावा चौधरी कृपाराम, उसके अलावा चौधरी कृपाराम है यहाँ से, जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है। उसके अलावा बात की जाए तो यशपाल शर्मा है। यशपाल शर्मा है, ये अभिनेता है। उसके अलावा आप सभी को पता है कि यहां से एक और बहुत फेमस अभिनेत्री है, ईशा खन्ना का भी संबंध यहीं से है। ये भी अभिनेत्री है। उसके अलावा मल्लिका शेरावत का संबंध भी यहीं से है। मल्लिका शेरावत का संबंध भी यहीं से है और इसका पुराना नाम रीमा लांबा है। रीमा लांबा है और ये भी अभिनेत्री है। ये आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं किसी न किसी चीज को लेकर के कि ये भी अभिनेत्री है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कहां से हैं, तो ये मोठ लोहारी गांव से हैं। मोठ लोहारी गांव से हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से समीम शर्मा एक कवयित्री हैं और लेखिका है। समीम शर्मा ये कवयित्री हैं और लेखिका भी हैं। इसको एक उपनाम दिया गया है, इसको स्तंभ लेखिका के नाम से जाना जाता है। स्तंभ लेखिका क्योंकि जो ये लिखती है उसमें ये बहुत सॉलिड संदेश समाज को देने का काम करती है। उसके अलावा गीतिका जाखड़ है यहां से। गीतिका जाखड़ ये अग्रोहा से हैं और ये कुश्ती से संबंध रखती हैं। कुश्ती से संबंध रखती हैं। 2006 में इसको अर्जुन अवार्ड दिया गया था।
अर्जुन पुरस्कार इसको दिया गया था। और ये याद रखना है, कुश्ती से रिलेटेड पहली महिला पहलवान जिसको अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड दिया गया था, वो गीतिका जाखड़ है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने आपको पहले गीता जुत्सी बताया था, उसके लिए पहला अवार्ड दिया गया था, लेकिन वो एथलीट थी, वो रेसिंग से थी, ये कुश्ती की बात हो रही है। तो कुश्ती में पहला जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है 2006 में, वो गीतिका जाखड़ है। उसके अलावा यहाँ से हरदेव सहाय है, हरदेव सहाय हैं, ये 7 रोड गांव से है। ये 7 रोड गांव से, 7 रोड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 7 रोड निकलते होंगे, इसलिए इनको 7 रोड कहा गया है। इसने ये 2 अखबारों के संपादक रहे हैं। एक अखबार तो इसने 1936 में निकाला था, एक 1941 में। संपादक एक 1936 में निकाला था इसने, गिराम सेवक, और दूसरा निकाला था इसने 1941 में, सेवक। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से जैन विद्वान लोहाचार्य हैं, अग्रहा से हैं। जैन विद्वान लोहाचार्य, लोहाचार्य हैं और ये अग्रहा से हैं। इसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार इसने किया है। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से मनदीप जाखड़ है, जो बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। मनदीप जाखड़ हैं जो बॉक्सर हैं। ये पैदा तो सिरसा में हुए, लेकिन यहाँ पे सेटल हो गए, इसलिए इनका संबंध भी यहीं से बताया जाता है। उसके अलावा दिनेश बाड़ा है, जो अंडर 19 क्रिकेट प्लेयर रहे हैं। दिनेश बाड़ा, दिनेश बाड़ा ये अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से जय भगवान है, प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। बात की जाए तो यहाँ के प्रसिद्ध पर्सनालिटीज बहुत हैं, 10 हम पढ़ चुके हैं, 10 हम पढ़ चुके हैं। और यहां से जय भगवान है, जय भगवान है, ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से रमेश कुमार हैं, जो पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। रमेश कुमार पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से स्वीटी बुरा है, इनका संबंध इस हिसाब से। उसके अलावा बात की जाए शमशेर कुमार हैं, पूर्व क्रिकेटर। शमशेर कुमार हैं, पूर्व क्रिकेटर। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से बहुत सारे पर्वतारोही आते हैं, उन्हीं के बाद में हम बात करेंगे। अब एक यहाँ पर मनदीप बिस्ला है, जो क्रिकेटर हैं। बिस्ला
ये भी पूर्व क्रिकेटर है। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से शिवांगी पाठक है। शिवांगी पाठक ये एक पर्वतारोही है और इसको एक उपनाम से जाना जाता है, ईगल ऑफ माउंटेन्स। ईगल ऑफ माउंटेन्स इसको उपनाम दिया गया है। उसके अलावा यहां से मनविंदर बिस्ला, क्या नाम है, नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार ये भी पर्वतारोही है। मीनू कुमारी ये भी पर्वतारोही है। ये जो है ये मिंगियानी गांव से है और मीनू कुमारी ये डाटा गांव से है। उसके अलावा बात की जाए तो यहां से रोतेज खिलेरी है, ये भी पर्वतारोही है। रोहतास खिलेरी ये भी पर्वतारोही है। उसके ये बात की जाए तो ये मल्लारपुर से है। मल्लारपुर से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यहां से अनीता कुंडू है, आप सभी जानते हैं उनको। तो अनीता कुंडू एकमात्र भारतीय महिला जिसने 3 बार पर्वत माउंटेन पे चढ़ने का काम किया। एकमात्र भारतीय महिला जो 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। इसके बारे में एक चीज और है जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि इसने नेपाल व चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। एवरेस्ट को फतेह किया है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कब कब चढ़ी है, तो सबसे पहले तो ये 2013 में चढ़ी थी, उसके बाद ये 2017 में चढ़ी है, उसके बाद 2019 में चढ़ी है। तो इसने 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उसके अलावा यहां से एक आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहां से अब हम कुछ बिजनेसमैन को देखेंगे। सुभाष चंद्र, यहां से सुभाष चंद्र आता है। सुभाष चंद्र ये उद्योगपति है और जी समूह का मालिक है। जी समूह में जितनी भी कंपनियां हैं, जी न्यूज, जी म्यूजिक वगैरह जितनी भी आपने सुनी है, सब इसी की हैं। और ये आदमपुर गांव से बिलोंग करता है। पूछ लिया जाए किस गांव से है, तो आदमपुर गांव से बिलोंग करता है। उसके अलावा अगला नाम है, आप सभी जानते हैं, ओपी जिंदल। ओपी जिंदल भी यहीं से है और जिंदल लिमिटेड इसकी कंपनी है, ये भी एक उद्योगपति है। और बात की जाए तो जिंदल कंपनी की जो स्टार्टिंग है वो 1960 में यहाँ पे इसको खोला गया था। 1960 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सबसे पहले अगर पहले की बात की जाए तो पहले 1952 में इसे पश्चिम बंगाल में खोला गया था। इसी के द्वारा बाद में इसको
स्थानांतरित करके हिसार में ले आया गया है। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की कर्म भूमि, इसी को बताया जाता है, बहुत फेमस नाम है लाला लाजपत राय। इसकी कर्म भूमि इसी को बताया जाता है 1800। लाला लाजपत राय की जो कर्म भूमि है इसी को बताया जाता है क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो यहीं से बिलोंग करती है। 1886 से 1892 तक यहीं पे इसने वकालत की थी। 1886 से 1892 तक यहाँ पर वकालत की थी। और हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा लाला लाजपत राय द्वारा 1987 में स्थापित की गई। पहली शाखा लाला लाजपत राय ने 1987 में यहीं पर स्थापित की थी। 1887 में यहीं पर पहली बार कांग्रेस की स्थापना इसी ने की थी। उसके अलावा एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1905 में। 1905 में तो हिसार की तरफ से जिसे डेलीगेट बना करके भेजा गया था वो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय को भेजा गया, डेलीगेट बना करके जिसे भेजा गया था, जिसने वो मीटिंग हिसार की तरफ से अटेंड की थी, वो लाला लाजपत राय थे। उसके अलावा बात की जाए तो साइना नेहवाल यहीं से है। साइना नेहवाल का जो संबंध है वो यहीं से है और ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके अलावा 2012 के ओलंपिक में इसने कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। 2012 के ओलंपिक में इसने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। उसके अलावा हरगोविंद खुराना यहाँ से एक वैज्ञानिक है। हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। उसके अलावा बात की जाए तो धर्मवीर भगाड़ा यहीं से है, ये राजकीय सांगी है। भगाड़ा ये राजकीय सांगी है। उसके अलावा बात की जाए तो बाबू परमानंद यहीं के हैं और वे कवि हैं। परमानंद यहीं के हैं और वो कवि हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से ब्रह्मानंद है जिसने ज्ञानोदय पत्रिका निकाली थी 1948 में। ज्ञानोदय पत्रिका निकालने का काम इसी ने किया था। तो ये थे हमारे कुछ फेमस पर्सनालिटीज जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अब कुछ पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो इसमें से रह गए हैं, वो हम एक बार और देख लेते हैं। हरियाणा का एकमात्र हवाई अड्डा हिसार में है।
हरियाणा का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हरियाणा का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हरियाणा का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है और हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय भी यहीं पर है। हरियाणा का गो चिकित्सालय, हरियाणा का पहला गो चिकित्सालय भी यहीं पर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 2018 को की गई थी। 2 अप्रैल 2018 को। हरियाणा का एकमात्र गाय ब्यूटी पार्लर भी यहीं पर है। हरियाणा का एकमात्र गाय ब्यूटी पार्लर भी हिसार में ही है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जानवर भी हिसार में ही पाए जाते हैं। उसके अलावा हरियाणा का पहला सामूहिक गोबर प्लांट भी यही है। हरियाणा का सामूहिक गोबर प्लांट उकलाना तहसील के नया गांव है। नए गांव में इसका निर्माण किया गया है। उसके अलावा बात की जाए तो राजीव गांधी ताप विद्युत संयंत्र यहीं पर है। राजीव गांधी ताप विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इससे उत्पादन 2010 में शुरू किया गया था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा विद्युत संयंत्र है जहां से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। यहां से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। यह हरियाणा का एकमात्र ऐसा विद्युत संयंत्र है। उसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा का सबसे पुराना जो पीपल का पेड़ है वो भी यहीं पर है। हरियाणा का सबसे पुराना पीपल का पेड़ ये बिबराना गांव में है और ये यही है। ये महाभारत काल का है। बिबराना गांव में है और ये महाभारत कालीन पेड़ है। ऐसा बताया जाता है कि इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते में छेद है। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब महाभारत हो रही थी तो भीम का पोता था, उसके पास 3 ऐसे तीर थे जो तीनों लोगों को जिससे तबाह कर सकता था। जब वो युद्ध की तरफ जा रहा था तो कृष्ण को पता था उसके बारे में, तो कृष्ण ने उसको वहां पर रोक लिया और उससे बात की कि तेरे जाने से क्या होगा। फिर उसने अपनी सारी बात बताई कि मैं तीनों लोगों को भी भस्म कर सकता हूँ, मैं चुटकियों में जंग खत्म कर सकता हूँ। फिर कृष्ण ने उससे बेला चुपला कर उससे एक परीक्षा ली थी कि तू क्या कर सकता है। उसने कहा बोलो जो कर सकते हैं, जो आप कहोगे वही कर दूंगा। तो उसने कहा था कि एक तीर से इस पूरे पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद कर दे। तो उसने एक तीर चलाया और सारे पीपल के पत्तों में छेद हो गया। ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा था, उसमें भी छेद हो गया था।
तब जाकर के किसी प्रकार से श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और उससे उसकी मुंडी काट के उससे उसका सर मांग लिया, उसका सर मांग लिया। तो उसने अपना सर काट करके उसको दे दिया गया था। बाद में फिर उसी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। तो ये सबसे पुराना पीपल का पेड़ है, वो भी यहीं पर है। उसके अलावा हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय, एक तो हिसार में है और दूसरा है फरीदाबाद में। उसके अलावा बात की जाए तो जैसे पीछे भी मैं बता रहा था, मेरे जहन से निकल गया, 1857 की क्रांति में मुनीर बेग और हुकम चंद ने यहाँ का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में हुकम चंद जैन वे मुनीर बेग ने यहाँ का नेतृत्व किया था। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों को इतना मारा गया था कि जहाँ वहां पे एक सड़क है, उसका जो कलर था वो लाल हो गया था। इस वजह से आज भी उस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये था हमारा हिसाब। एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हमने हिसार का नामांकन देखा कि किसकी वजह से इसका नाम हिसार पड़ा है, और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है। और यहाँ पे एक किला है जिसके 4 दरवाजे हैं, और वो 4 दरवाजे नागौरी, दिल्ली और तलाकी और मौर्य गेट उनके नाम हैं। उसके अलावा इसका पुराना नाम क्या था और इसके उपनाम क्या क्या है, इसका गठन कब हुआ था, हरियाणा में इसका गठन कब हुआ, और जब इसका गठन हुआ था तो हरियाणा राज्य में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता था, आज कौन से नंबर पे आता है। पहले ये नंबर 1 था, आज ये दूसरे स्थान पर है, और ये जनसंख्या में भी दूसरे स्थान पर है। उसके अलावा इसकी जो जनसंख्या है, एक देश है गाम्बिया, उसकी जनसंख्या के बराबर है। और ये भारत का हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। हिसार मंडल में पड़ता है, और हिसार मंडल जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा है, ये हमें याद रखना है। उसके अलावा इसकी तहसील, यहाँ पे 6 तहसीलें हैं, 3 उप तहसील हैं और 7 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं के साथ ही हरियाणा के सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला बन जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की तो यहाँ पे ये हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है। एक ये राजस्थान के जिले के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर सिंचाई 2 नहरों के द्वारा की जाती है, भाखड़ा और पश्चिम यमुना कैनाल। उसके अलावा यहाँ से 2 हाईवे गुजरते हैं, NH9 और NH52। उसके अलावा वर्तमान में है कोई नदी नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में दृश्यदती नदी के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं, और यहाँ पर गेहूं और कपास की फसलें उगाई जाती हैं। फिर हमने बात की औद्योगिक धंधों की, तो ये यहाँ के उद्योग धंधे हैं जो बहुत फेमस है। उसके अलावा फिर हमने देखा इसका इतिहास में राखी गढ़ी ऐसा स्थल है जो पूरे भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, और इसकी खोज कब की, किसने की, और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो मिला है मानव कंकाल, और उससे DNA लिया गया था। ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में लुप्त होने वाले 10 ऐसे जगहों की लिस्ट बनाई है जिनमें से राखी गढ़ी का नाम भी है। उसके अलावा अग्रोहा पढ़ा हमने, उसके अलावा शीशवाल पढ़ा हमने, शीशवाल सभ्यता हमने पढ़ी। आगे फिर हमने मंदिर देखे कि यहाँ पर जो एग्जाम की दृष्टि से मंदिर इंपॉर्टेंट थे वो सारे हमने पढ़े। उसके अलावा फिर हमने मेले पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, और लुआस है। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि हरसेट भी है, भैंस केंद्रीय अनुसंधान है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय
अनुसंधान केंद्र है, सूअर प्रजनन केंद्र है। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी यहाँ पर एक सेंटर है और जवाहर नवोदय विद्यालय है। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी यहीं पर है। यहाँ पे एक आकाशवाणी केंद्र है, एक दूरदर्शन केंद्र था जिसको बाद में चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। फिर हमने पर्यटन स्थल पढ़े, सारे के सारे पर्यटन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़े। उसके अलावा फिर हमने यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व पढ़े। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा फिर लास्ट में हमसे जो कुछ टॉपिक रह गए थे, जो कुछ बातें रह गई थी, वो सारी हमने पढ़ी। तो ये था हमारा जिला दर्शन, जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिटेल से जानी। एग्जाम की दृष्टि से कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि जो इसमें छूट गई हो। जो जिला दर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप वो सारे डिटेल से पढ़ लें तो कम से कम 25 नंबर से 20 नंबर आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। ये हमारा जिला दर्शन था। इसी की तरह एग्जाम, इसी के जैसी एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का, वो भी इसी चैनल पर डाला जा रहा है। और बार बार आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अभी करंट में सीएम साहब ने बताया भी है कि हम मई में एग्जाम ले लेंगे, सीईटी का एग्जाम ले लेंगे। अगर आप करंट में तैयारी करने के लिए चलेंगे तो उस टाइम फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा और टाइम बहुत थोड़ा होगा, जिससे आप पढ़ेंगे तो सही लेकिन आप कवर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में बैठने के बाद ऐसा लगेगा कि अभी तो पढ़ा था लेकिन वो आपको याद नहीं आएगा। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और अपने पढ़ने वाले भाई बहन दोस्त के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।